एपिसोड 24 पेशकश मीरे कारवां। तुम ठीक कह रही हो दन्नो, मैंने खाने वाली ट्रे को एक जानब खिसकाते हुए कहा। पाकिस्तान मेरा असल वतन है, मैं यहीं पैदा हुआ था। तुम कप्तान की मौजूदगी में मेरी जिंदगी की बेशतर कहानी सुन चुकी हो। जो बातें मैंने वहां छुपाई हैं वो रफ्ता रफ्ता तुम पर आश्कार होती रहेंगी। एक लम्हे को रुककर मैंने अपनी बात जारी रखी। मैं अपने वालिदैन की गोद में था जब वो इस मुल्क से बाहर गए थे। उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 2 माह थी। मेरे वालिदैन को बड़ी ही कसम पुरसी की हालत में अपना मुल्क छोड़ना पड़ा था। वो अपने गांव रखावा से लाहौर शहर पहुंचे और फिर लाहौर से कराची और कराची से सिंगापुर चले गए। मैं 12 साल का हुआ तो मेरी आंखों के सामने बड़ी ही बेदर्दी से मेरे माँ बाप को कत्ल कर दिया गया। वो दिन और आज का दिन मैं मुसलसल एक चक्कर में हूँ। हालात और किस्मत मुझे जहां ले जाते हैं मैं दौड़ा चला जाता हूँ। मैंने पहले भी पाकिस्तान आने की कोशिश की थी, मगर हमारा जहाज एयर पॉकेट में फंस गया और जहाज को हंगामी लैंडिंग करना पड़ी, जिसके बायस मैं इंडिया के एक वसी और रीज रेगिस्तान में पहुंच गया था। और अब मैंने एक लम्हे को रुककर एक बोझल सांस खारिज की और कहा, अब अपने मुल्क की धरती पर कदम रखा है तो एक नई मुसीबत में फंस गया हूँ। धन्नो ने कहा, वजदान, हम दोनों की कहानी में कितनी मुमासलत है? वो किस तरह? मैंने पूछा। वो बोली, हम दोनों के वालिदैन को हमारे ही सामने हाको खून में लौटाया गया। बस फर्क इतना सा है कि इन अंधोनाक वाकयात के वक़्त तुम्हारी उम्र 12 साल थी और मैं 18 साल की हूँ। तुम ठीक कहती हो दन्नो। मेरे लहजे में उदासी दर आई। वो भी दिल गिरफ्ता नजर आने लगी। दन्नो भी माजी करीब में एक सदमाए जानका से गुजरी थी। वो मेरी कैफियत को ज्यादा बेहतर अंदाज में समझ और महसूस कर सकती थी। उसकी ये बात किसी हद तक दुरुस्त थी कि हम कमोबेश एक ही जैसे हालात में वालिदैन से महरूम हुए थे। कहते हैं हालात की कशीदगी को जुबान की शगुफ्तगी काट देती है। शायद इसी फलसफे के तहत दन्नो मुझसे छेड़छाड़ करने लगी थी। वो मिजाजन चंचल और शरीर थी ही। वो 2-4 शरारत अमेज अटकेलियों के बाद वो अचानक संजीदा होते हुए बोली, वजदान, एक बात पूछूं, सही सही जवाब दोगे? उसकी संजीदगी में मसनूईपन की झलक कहीं नजर नहीं आ रही थी। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, हाँ पूछो, क्या पूछना चाहती हो? उसने पूछा, वजदान, क्या तुमने कभी किसी से मोहब्बत की है? अपनी बात खत्म करते ही वो गहरी नजरों से मेरी आंखों में देखने लगी। उसका सवाल बहुत ही नाजुक और अहम था। मैंने उसकी जानिब देखते हुए जवाब दिया, हाँ, मैंने जिंदगी में बहुत से लोगों से मोहब्बत की है। मैं बहुत से लोगों की बात नहीं कर रही, मैं बता रहा हूं ना। मैंने इधर उधर देखते हुए कहा, सबसे पहले मैंने अपने माँ बाप से बेइंतहा मोहब्बत की। उसके बाद अपने तमाम दोस्तों से मुझे मोहब्बत है। उसके अलावा वो लोग जो मेरे काम आते हैं या मैं जिनके लिए कुछ करता हूँ, मैं उनका खैरहा हूँ, हमदर्द हूँ। मेरे दिल में उनके लिए हलूस है, मोहब्बत है। मैं उनके आराम और सुख के लिए अपनी जान को किसी भी मुसीबत में डाल सकता हूँ। और मैं उसे मेरी बात काट दी और फिर शरारत अमेज अंदाज से मुझे घूरते हुए बोली, तुम बहुत ही खूबसूरती से मेरे सवाल से पहलू तही कर रहे हो वजदान। मैं पहलू तही नहीं कर रहा धन्नो, मैंने संजीदगी से कहा, बल्कि तुम्हारे ही सवाल का जवाब दे रहा हूं। मैं फिर कहूंगी, तुमने मेरे सवाल को समझा ही नहीं। तुम समझाने की कोशिश करो, मैंने मासूमियत से कहा। वो ऐसी नजरों से मुझे तकने लगी जैसे मैंने उससे झूठ बोलने की कोशिश कर रहा हूं। उसके अंदाज में बड़ी हद तक सच्चाई शामिल थी। मेरी अमली जिंदगी में बेशुमार लड़कियां और औरतें आती जाती रही थी। उनमें से एक बढ़कर तरादार हसीना थी। बाज़ औक़ात तो मैं हसीनों के हजूमों में दिन रात घिरा रहता था। धन्नो ने मेरी जिंदगी के एक ऐसे गोशे में झांक लिया था कि मेरी याददाश्त में ख्यालात का एल्बम खुल गया था और मेरे दिमाग की खिड़की से माजी में देखने लगा था। थाई वांग मेरी जिंदगी में आने वाली पहली नामहरम थी और मैं उसकी दोहरी मोहब्बत से लुत्फानंदोज होता रहा था। हमारी उम्रों में अच्छा खासा फर्क था। उसे मुझे एक महबूबा और एक माँ के प्यार के इम्तिजाज से रोशनास कराया था। मैं उसकी आगोश में जाकर कभी तो एक नन्हा बच्चा बन जाता था और कभी भरपूर मर्द। मैं आज तक उसकी मोहब्बत के मिजाज और स्टाइल को समझ नहीं पाया था। खुदा का शुक्र है कि इस 2 पहलू मोहब्बत से हमकिनार होते हुए भी कभी मेरे पाँव नहीं डगमगाए थे।
हमारी तूफानी रफाकत के दौरान में हम दोनों से कभी भी कोई ऐसी गलती सरजद नहीं हुई जिस पर बाद में हमें शर्मसार होना पड़ता। थाई मेरी सच्ची दोस्त थी। उसे मेरी खातिर अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। घर बार, कारोबार मेरी हमायत की पादाश में तबाह बर्बाद करवा लिया था और बिलाहिर मेरी दोस्ती की खातिर अपनी जान का नजराना भी दे दिया था। जानकी देवी भी एक जाननिसार दोस्त साबित हुई थी। वो पेशे के एतबार से डॉक्टर थी, मगर मेरी दोस्ती ने उसे दर दर की खाक छानने पर मजबूर कर दिया था और वो इसी दरबदरी में खुश थी। फिर एक मौके पर उसे भी मेरी जंग के शोलों ने निकल लिया था। वो मेरी जीत की खातिर अपनी जान हार गई थी। नवीता और रंगोली का किरदार भी मेरी जिंदगी में बहुत ही अहमियत रखता था, और रंगसत की बेटी को मैं कैसे भूल सकता था। सोनिया बड़ी ही क़यामतखेज़ और तूफान अमेज लड़की थी। उस लड़की ने मेरे ज़ोहद की दुनिया में जुज़वी सींध लगा ली थी, जिस पर मैं अभी तक नादम था। गोल्डन ट्रायंगल की जानिब जाते हुए जियांग साइन की एक पहाड़ी पनाहगाह में सोनिया के साथ क़याम के दौरान मेरी जिंदगी में वो लम्हात भी आए थे जब मेरे पाया इस्तकामत में मामूली सी जुम्बिश पैदा हुई थी। इस हरकत ने मुझे पूरे वजूद से झंझोड़ डाला था। फिर रानी, रूपमती और शोभा ने भी मेरी दोस्ती में बहुत ही मसाइब उठाए थे। मुझे हिम्मत सिर्फ नाम रूपमती ने ही दिया था। वो मुझे एक इंसानी नीलामगाह से भारी कीमत में खरीद कर लाई थी। मैं कानूनन उसका जर खरीद गुलाम था, मगर उसे मुझे सरांखों पर बिठाया था। मेरी हमायत और मेरी मदद के जुर्म में उसने जयपुर के पंडितों की दुश्मनी तक मोल ले ली थी। फिर बमला और चित्रा प्रीतम थी। इन दोनों ने भी मेरे लिए बहुत ही कुर्बानियां दी थी, बल्कि मुझ पर अपनी जानें भी कुर्बान कर दी थी। ऐसे जाननिसार दोस्तों का ज़िया मुझे बहुत सताता था। उनके बारे में सोचकर दिल खून हो जाता था। लेकिन यही जिंदगी है, मिलने और बिछड़ने का यही अमल दायमी है। अगर आप जिंदा हैं और दुनिया में रहते हैं तो इससे निजात मुमकिन नहीं। धन्नो की शोख पुकार ने मुझे ख्यालात से चौंका दिया। वो पूछ रही थी, कहाँ खो गए वजदान? मेरे खोए हुए ध्यान को धन्नो की शीरी आवाज ने तलाश लिया था। मैं दिमागी तौर पर उसके पास जरूर हो गया। वो ज़हनी कैफियत को समझते हुए बोली, लगता है तुम किसी गहरी सोच में डूब गए थे। हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो कि सोच में गुम थे। यादें रफ्तगा में, मैंने सरसरी अंदाज में कहा। फिर असल मौजू की तरफ आते हुए बोला, तो मुझे कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी। समझदार को समझाना ना समझी होती है वजदान, वो मानी हेज़ अंदाज से बोली। मैंने मसनूई हैरत से कहा, अच्छा तुम किस समझदार की समझदारी की बात कर रही हो धन्नो? वो मेरे चेहरे की जानिब उंगली से इशारा करते हुए बोली, इस समझदार को समझने की कोशिश कर रही हूँ। फिर आया कुछ समझ में? बड़ी हद तक। वो शरारत से मुस्कुराई, बाकी भी रफ्ता रफ्ता समझ ही जाऊंगी। धनो जब मुस्कुराती थी तो उसकी आंखों की चमक में किरणों की सी कैफियत पैदा हो जाती थी। तिब्बती नकूश की मालिक, शोहर शंग लड़की, पारे की सिफात की हामिल थी। आवाज की शीरीनी और रसीलापन उसके कहे हुए एक एक लफ्ज से झलकता था। वो बोलती थी तो लगता था शहद टपक रहा हो। अच्छी बात है, मैंने बेपरवाही से कहा। इसी नेक मकसद से लगी रहो, वो शाकी लहजे में बोली। अच्छी बात नहीं है वजदान, क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने उलझनज़दा नजर से उसे देखा। वो बोली, तुमने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अपने सवाल को दोहराओ। मैंने कहा, तुम्हारी याददाश्त इस कदर कमजोर कब से होगी वजदान? वो रूठने किसी अंदाज में बोली। फिर खुद ही वजाहत करते हुए बोली, मैंने तुमसे ये पूछा था कि तुमने अपनी जिंदगी में किसी लड़की से मोहब्बत की है? मोहब्बत से मेरी मुराद वो कल्बी ताल्लुक है जो एक आशिक और माशूक के दरमियान होता है, या एक महबूब और मुहिब में देखने को मिलता है? मैंने बेसाख्ता कहा, ऐसी मोहब्बत करने की तो जिंदगी ने मुझे कभी फुर्सत ही नहीं दी। और ये हकीकत थी, मेरी जिंदगी में इतने चढ़ाव और घुमाव फिराए आए थे कि मैं दिल लगी से आगे ना बढ़ सका था। मैं नहीं जानता था कि दिल की लगी क्या होती है, क्योंकि मेरे दिल को अभी लगी नहीं थी। इससे पहले कि धन्नो कोई और सवाल करती, एक और सरहदी मुहाफिज खाने के बर्तन उठाने आ गया। मौसम हासा गर्म था और हम रेगजार में थे।
मैं ये तो नहीं जानता था कि हम हालिया तौर पर किस इलाके में हैं, लेकिन इतना मालूम था कि पाकिस्तान के सूबे सिंध के जनूबी जिला थर पार करके एक इलाके नगर पार कर इसी जिले का एक सरहदी कस्बा है जो बॉर्डर के करीब होने के बायस बहुत ही अहमियत का हामिल समझा जाता था। हमने अचार के साथ तंदूरी रोटियां खाकर एक गिलास पानी अपने हलक में अंढेल लिया था, मगर थोड़ी ही देर के बाद दोबारा प्यास लगने लगी थी। अचार के साथ रोटी खाने से प्यास बढ़ जाती है। सरहदी मुहाफिज बर्तनों वाली ट्रे उठाकर जाने लगा तो मैंने दरखास्त की, भाई अगर नाराज ना हो तो एक और गिलास पानी पिला दोगे? सिंध के सहरा में हलक खुश्क और जुबान खुश्क होकर रह गई है। मेरा ख्याल था कि मुहाफिज हमें बार बार के हमारे इस फरमाइशी प्रोग्राम पर खरी खरी सुनाएगा, मगर उसने चेहरे पर कोई अच्छा या बुरा का तासर दिए बगैर 2 गिलास पानी मजीद लाकर हमारे सामने रख दिया और खामोशी के साथ कमरे से निकल गया। दरवाजे पर खड़ा मुसल्ला मुहाफिज थोड़ी थोड़ी देर के बाद मुख्तात निगाह हम पर भी डाल लेता था। हम दोनों एक दूसरे से थोड़ा फासला रखकर बैठे हुए थे। पानी पीने के बाद गिलास हमने मेज पर रख दिया। धन्नो ने पानी वाले गिलास को हाथ नहीं लगाया था। मुझे उसके चेहरे पर तकलीफ के आसार दिखाई दे रहे थे। मैंने तशवीश भरी आवाज से पूछा, क्या हुआ धन्नो? वो अपने टहने को सहलाते हुए बोली, इसमें बहुत दर्द हो रहा है। हकीम ने सुबह धन्नो के टहने की मोच निकालने के बाद कोई बदरंग किस्म का मरहम लगाकर अच्छी तरह मालिश कर दी थी और एक छोटी सी डिबिया में वो मरहम दे भी दिया था जो 3-4 रोज तक दिन में 3 मरतबा लगाना था। मज़कूरा मरहम वही पंडित किशोरी लाल के घर में ही रह गया था। पंडित के घर से आने के बाद धन्नो ने मेरे कंधे के सहारे अच्छी खासी चलत फिरत की थी, जिसकी वजह से टहने पर वरम आ गया था। दर्द की वजह यही वरम था। मैंने धन्नो से कहा, तुम अपना पाँव इस कुर्सी पर रख दो। साथ ही मैंने एक कुर्सी उसकी जानिब इशारा किया जो हमारे दरमियान रखी हुई थी। धन्नो ने अपनी जीन्स का पांचा जरा सा उठाकर मजरूब पाँव कुर्सी पर मेरे सामने रख दिया। मैं उसका पाँव अपने हाथों में लेकर मुआयना करने लगा। धन्नो सुरह सफेद रंगत की मालिक थी। उसके सडोल बदन के अंग अंग में तवाज़न था। पाँव खूबसूरत और बनावट में अपनी मिसाल आप थे। मैंने टहने की हंडी पर अपने दाएं हाथ से दायरा वार मसाज किया। मेरे हाथ की हरकत से यकीनन धन्नो के दर्द में इजाफा हुआ था और उसे तकलीफ बर्दाश्त करने के लिए दांतों को सख्ती से भेंच रखा था। मैं लगभग 3 मिनट तक क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मसाज करता रहा। फिर मैंने अंगुश्ते शहादत को टहने की हड्डी के ऐन वस में पेवस करते हुए आंखें बंद कर ली और पूरी तवज्जो उस टखने पर मरकूज कर दी। थोड़ी ही देर के बाद मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरे जिस्म का दर्जा हरारत बढ़ रहा हो और मैंने खास तौर पर अपने दाएं बाजू को गर्म महसूस किया। कोई गैर मरई खरारत मेरे बाजू में सफर कर रही थी। उसके सफर का रुख कंधे से हाथ की जानिब था। मुझे यूं लग रहा था जैसे मेरे कंधे से ताकतवर हरारती लहरें निकलकर बाजू के रास्ते मेरे हाथ तक पहुंच रही हों और फिर अंगुश्ते शहादत से होते हुए वो धन्नू के टखने में जज़ब हो रही हो। हरारती तवानाई की ये तरसील मुझे एक अजीब सा मजा दे रही थी। चंद लम्हात तक ये सिलसिला जारी रहा। फिर मेरा बाजू नॉर्मल दर्जा हरारत पर आ गया। मैं समझ गया था कि काम हो गया। मैंने आंखें खोल दी। खुली हुई आंखों के सामने धन्नो की आंखों में हैरत हलकोरे ले रही थी। वो बेयकीनी से मुझे देख रही थी। उसने लुकना ज़दा आवाज में सरगोशी की, वजदान तुम कोई जादू जानते हो? क्यों, क्या हुआ? मैंने अनजान बनते हुए कहा। वो लर्जा लहजे में बोली, लॉर्ड बुद्धा की कसम, तुम जादूगर हो, बड़े गुनी हो, महान हो, अजीम हो। मैं जज्बात की शिद्दत से उसका गला रुंध गया। मैंने ज़ेर मुस्कुराते हुए पूछा, बात क्या है? कुछ मुंह से भी तो बोलो। वो बोली, वजदान, मेरे टहने का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया है। और फिर वो अपने पाँव की जानिब इशारा करते हुए हिजान हरगिज लहजे में कहने लगी, ये देखो, यहाँ की सुरही और वरम तो बहुत ही कम हो गया है। तुमने क्या पढ़कर फूंका है? मैंने कुछ भी पढ़कर नहीं फूंका धन्नो, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। जाड़ फूंक मेरे बस की बात नहीं। वो दरअसल ची की कुव्वत का कमाल था, या आप इसे तकाज़े तवज्जा का करिश्मा कह सकते हैं। मेरे बदन की तवानाई ने हरारत की शक्ल इख्तियार करके धन्नो के टखने का दर्द गायब कर दिया था और उसके वर्म में कमी आ गई थी। ये एक सीधा साधा फिजियोथेरेपी का अमल था। मेरे जवाब से धन्नो की तशफी नहीं हुई। वो शक्ज़दा नजरों से मुझे देखते हुए बोली, वजदान, तुम बहुत ही गहरे आदमी हो। तुम्हारी असलियत परत दर परत दुनिया की नजर से ओझल है। तुम जितने नजर आते हो उससे कहीं ज्यादा हो। तुम भी तो ऐसी ही हो धन्नो, मैंने उसकी गजाली आंखों में झांकते हुए कहा।
क्या तुम इस वक्त मुझे पूरी नजर आ रही हो? वो जाने मेरी बात का क्या मतलब समझी, खुद को समेटते हुए जल्दी से बोली, तुम बहुत माहिर हो बातें बनाने के। तुम्हें मेरी बात का जवाब नहीं दिया। नहीं दोगे, चाहे मैं लाख कोशिश कर लो। लाड बुद्धा की कसम, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती, इसलिए तुमसे अब तुम्हारी शक्तियों के बारे में कुछ नहीं पूछूंगी। तुम अगर किसी बात को राज में रखना चाहते हो तो मैं उसे अफशा करने की जिद नहीं करूंगी। ये बात नहीं है धन्नो, मैंने बड़ी ही नरमी से कहा। अभी जो कुछ तुम्हारे सामने पेश आया है उसकी हकीकत को छुपाने की जरूरत महसूस मैं नहीं करता। तुम जिसे कोई जादू या झाड़ फूक समझ रही हो वो दरअसल ची की कुव्वत का करिश्मा है। एक लम्हे को रुककर मैंने सवाल किया, क्या तुम ची के बारे में कुछ जानती हो? उसे मासूमियत में नफी में गर्दन हिला दी। मैंने कहा, ची इंसानी जिस्म में पोशीदा एक पुरस्रार और मुफीद कुव्वत का नाम है। ये हर इंसान में मौजूद होती है, मगर खाबीदा हालत में। इसका मस्कन या आराम का नाव के नजदीक है। जो लोग अपनी रियाजत और कड़ी मशकों से इसे बेदार करने में कामयाब होते हैं वो बड़े ही खुशनसीब होते हैं। तुम अपनी ची को बेदार कर चुके हो? धनु ने दिलचस्पी से पूछा। मेरे इस बात में सर हिला दिया। वो बोली, तो तुम अभी इसी ची के जरिए मेरे टखने के दर्द को क्या रफा किया है? मैंने एक बार तो फिर इस बात में गर्दन हिलाई और कहा, ये तो ची का एक मामूली सा शोबदा है। इसके बलबोते पर तो बहुत से नामुमकिन काम भी किए जा सकते हैं। वो हैरत से आंखें फाड़ कर मुझे तकने लगी। मेरे बात जारी रखते हुए कहा, ची को बेदार करने वाली मशकें तो इंतहाई सादा और आसान है, लेकिन उनकी तकमील के लिए किसी आमल कामल उस्ताद की निगरानी बहुत जरूरी होती है। राहबर के बगैर इंसान भटक कर तारीकी के किसी अमीक गार में भी खो सकता है। उस्ताद की रहनुमाई हासिल ना हो तो यही सादा और आसान मशकें इंतहाई कठिन और दुश्वार गुजार हो जाती हैं। धन्नो पूरी दिलचस्पी से मेरी जाने मतवज्जा थी। मैं खामोश हुआ तो उसने सवाल किया, वजदान, तुमने ची की बेदारी की मशकें कौन से उस्ताद की निगरानी में और कहाँ की थी? मेरे जवाब दिया, मास्टर हींग पाई की निगरानी में। ये मेरे उस्ताद भी थे। वो मेरे उस्ताद महाराज वांग याई की तरह अनजानी हो चुके हैं। एक लम्हे के तवक्कुफ से मैंने इजाफा किया, और तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब ये है कि मैंने ये रियाजत शाओलिन टेम्पल में की थी। उसकी आंखें मजीद फैल गई कि तुम शाओलिन टेम्पल भी जा चुके हो? हाँ, मैंने उसकी दिलचस्पी को देखते हुए उसे बताते हुए कहा, और कोई हर्ज न समझा उसे बताने में। मैं एक तवील अरसे तक बैंकॉक थाईलैंड में मार्शल आर्ट्स के ग्रैंड मास्टर महाराज से अस्करी फनून की तरबियत लेता रहा हूँ, और फिर उनकी हिदायत पर मैंने इनके उस्ताद यानी अपने दादा उस्ताद मास्टर हींग पाई के पास मजीद ट्रेनिंग लेने शाओलिन टेम्पल भी चला गया था, जहाँ मैंने कंग फू, योगा, जिम्नास्टिक और इसके अलावा ऐसे बहुत सारे खुफिया रूहानी वर्जिशें और मशकें भी की थी। और एक बात सुनकर तुम्हें बहुत हैरत होगी धन्नो, इतना कहकर मैंने उसके चेहरे की तचासरात के जायजा लिया। वहाँ हैरत और इस्तजाब का समुद्र मौजसन था। मैंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मैंने जिस योगी गौतम बोध से गोम्पो की बुद्ध इबादत में जबरदस्त तिलस्माती मुकाबला किया था, वो शैतान सिफ्त योगी गौतम बोध भी मास्टर हींग पाई का ही शागिर्द था। इसके साथ ही ये पार्ट अपने इख्तिताम को पहुंचा।